दोस्तों, सेविंग्स बाबा में आप सबका स्वागत है। घर खरीदना चाहिए या घर रेंट पे लेना चाहिए, किराए पे लेना चाहिए, ये जो डिबेट है ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। यूट्यूब के ऊपर भी कई वीडियोस बने हैं इसके ऊपर। अलग अलग विचार, अलग अलग मत प्रवाह है इसमें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खुद का घर खरीद के ही उसमें रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि रेंट का घर में अगर हम रहते हैं तो ये बहुत सस्ता पड़ता है और हमें फ्रीडम भी मिलता है कि यदि हमको किसी और लोकेलिटी में जाना है, किसी और शहर में जाना है तो हम जा सकते हैं। लेकिन खुद के घर में हम अटक के रह जाते हैं, ज़िंदगी भर हमको वहीं रहना पड़ता है। तो एक जगह पे हमारा कमिटमेंट रहता है खुद के घर में, और रेंट के घर में हमको फ्रीडम रहता है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। इसीलिए लोग ये जो विषय है अपने अपने विचार उसको जस्टिफाई भी करते हुए दिखेंगे आपको। तो मैं भी मेरे विचार रखूँगा इस वीडियो में। मेरा विचार ये है कि खुद के घर में ही रहना समझदारी का काम है, खरीद कर, रेंट पर नहीं। और इसके ऊपर कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी आपको मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि खुद के घर में रहना ये फायदे का सौदा है और एकदम सही डिसीजन रह सकता है। पहले मैं रेंट के घर के बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, जो अपना रहता है वो अपना रहता है और जो दूसरे का रहता है वो दूसरे का रहता है। ये एक सिंपल फिलॉसफी है, आपको पता ही है। आप जब रेंट के घर में रहते हो तो घर किसी दूसरे का है, उसकी मेहरबानी पे आप रहते हो। हर महीना समाप्त हो गया, नया महीना प्रारंभ हो गया, पहले हफ्ते में आपको रेंट देना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप रेंट दे नहीं पाते तो यदि घर का मालक समझदार होगा तो एडजस्ट कर लेगा, समझ लेगा। लेकिन घर का मालक यदि समझदार नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा सही, तो शायद आपको अपमानित भी करेगा, आपको हरास करेगा और फिर कुछ समय के बाद आपको बोलेगा अब ये घर छोड़ के चले जाओ। फिर आपको ये घर छोड़ के दूसरे घर में आपको जाना पड़ेगा। और याद रखिए, घर शिफ्ट करना ये आसान काम नहीं होता है। पूरे घर के सामान को जमाना, पैक करना, फिर ट्रांसपोर्ट से दूसरे घर में शिफ्ट करना, दूसरे घर को ढूंढना, उस घर में शिफ्ट करना, ये सारा सामान वो घर में जाके फिर से अरेंज करना, ये आसान नहीं होता है, बहुत महंगा काम है ये। तो ये भी तकलीफ हमको सहन करनी पड़ती है यदि हम रेंट के घर में रहते हैं। खुद के घर में ये सब करने की आवश्यकता रहती नहीं है अपने को। दूसरा, रेंट के घर की दिक्कत ये है, रेंट हर साल बढ़ते रहता है। 10% समझ लीजिए, कोई लोग 15% बढ़ा देते हैं, तो ये तो बढ़ने वाला है। समझ लीजिए जो रेंट आज 15,000 रुपये है 2 BHK का, वो अगले साल उसमें आप 10% ऐड कर दीजिए, उसके अगले साल और 10% ऐड कर दीजिए। ऐसा करते करते 20, 25, 30 साल आप रेंट के घर में रहोगे तो जो भाड़ा आज 15,000 रुपये है वो आने वाले 25 साल, 30 साल में वो हो जाएगा 40,000, 50,000। उतना रेंट रहने वाला नहीं है, रेंट बढ़ते ही रहने वाला है। तो आप सोचिए कि एक उदाहरण देता हूँ। आज आप यंग हैं, समझ लीजिए 25 साल की उम्र है, समझ लीजिए नौकरी चालू हो गई आपकी, 15,000 के रेंट पे रहते हैं और वो व्यक्ति ने सोच लिया कि चलो अभी मैं ज़िंदगी भर रेंट के घर में ही रहूँगा, मुझे फ्रीडम चाहिए, कहीं भी जा सकता हूँ, आई वॉन्ट द फ्रीडम, आई डोंट वॉन्ट टू गेट कमिटेड, मुझे कमिट नहीं हो जाना है खुद के घर में। तो 25 साल का बंदा है, 15,000 का भाड़ा दे रहा है। फिर सोचिए, ये 25 साल का व्यक्ति कुछ समय के बाद बूढ़ा हो जाएगा, 60 साल तक पहुंच जाएगा। और जब वो 60 साल का हो जाएगा तो स्वाभाविक है 2 चीज़ें होगी। एक तो 60 साल के बाद में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, नौकरी समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा, उस समय पर वो जो भाड़ा आज 15,000 दे रहा है वो उस समय कितना होगा, 50-60 हज़ार तक भाड़ा रहेगा। 15,000 का भाड़ा
जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसे कम से कम 50-60 हज़ार रुपये महीने का भाड़ा रहेगा। कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा रहेगा। आप कैलकुलेट करके देखिए 10% 15% के हिसाब से। तो ये मुझे बताइए, जब वो बंदे का पगार भी समाप्त हो जाएगा, कमाई होगी नहीं, लेकिन खुद का तो घर है ही नहीं, तो उसके 60 साल के बाद से लेके तो जितने उम्र तक वो जिएगा वो भी उसे रेंट के ही घर में रहना है। अब रेंट 60 साल के उम्र में समझ लीजिए 50-60 हज़ार रुपये महीना आ रहा है उसका, तो ये रेंट कहाँ से देगा? सेविंग में से देगा। उस समय खर्चे कितने रहेंगे? मेडिकेशन रहेगा, दवाइयाँ है, परिवार का खर्चा है, डे टू डे एक्सपेंसेस है, ग्रॉसरी है, इसी का खर्चा इतना सारा रहेगा, तो ये बंदा रेंट कहाँ से देगा? मतलब 60 साल से लेके तो जितने साल वो जिएगा वो रेंट भी देना उसे पड़ेगा, उसमें भी इंक्रीमेंट फिर होते रहेगा। जो 50,000 मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ रिटायरमेंट के समय पर, वो जब वो 70 साल का हो जाएगा तो वो रेंट और बढ़ेगा। रेंट बढ़ते ही रहने वाला है, उससे राहत कभी मिलेगी नहीं। और 60 साल में जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, बंदा बूढ़ा हो जाएगा, तब वो रेंट कहाँ से देगा? खाने पीने के लिए, दवाई के लिए खर्चा करेगा कि रेंट भरते रहेगा? क्या करेगा वो? सोचिए, हालत खराब हो जाएंगी उस समय पर। लेकिन अब मैं बताता हूँ खुद का घर खरीदने के बाद क्या फायदा होता है। वो बंदा 25 साल का है, 15,000 रेंट था, लेकिन आज वो ईएमआई पे घर ले लेता है, तो समझ लीजिए उसका ईएमआई जा रहा है 25,000 महीने का। दिखने में लगता है कि 15,000 रेंट, 25,000 ईएमआई, 10,000 ज़्यादा दे रहा है ये। लेकिन ये सोचिए कि ये 25 साल का बंदा जब 20 साल का लोन लेता है तो वो कितने साल का हो जाएगा? 45 साल का जब हो जाएगा तब उसका घर पूरी तरह से उसके नाम पर हो जाएगा। 45 साल के बाद में उसे 1 रुपये का ईएमआई देना नहीं है। फिर 45 साल से लेकर तो जितने साल वो जिएगा वो मुफ्त में जिएगा अपने घर में। 1 तारीख 2 तारीख को कोई दरवाजे पर आएगा नहीं कि बोलेंगे चलो मुझे भाड़ा दे दो, किराया दे दो। वो 45 साल के बाद खुद के घर में ही रहेगा, शान से रहेगा। दूसरा, ईएमआई कभी बढ़ता नहीं है। जितना कमिटेड ईएमआई रहता है, समझ लीजिए 25,000 रुपये, 30,000 रुपये महीना, वो उतना ही रहेगा 20 साल तक, न कम न ज़्यादा। लेकिन रेंट हर साल बढ़ते रहता है। जो 15,000 रेंट जो है 25 साल की उम्र वाले बंदे का, वो जब 20 साल के बाद में वो ईएमआई को भी ओवरटेक करेगा जो ये बंदा दे रहा है 25,000। तो आप सोचिए कि खुद का घर लेना कितने फ़ायदे का है। दूसरा, कुछ यूट्यूबर्स एक्सेल शीट दिखा के हमको प्रूव करते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, वो हमको ये दिखाते हैं कि 15,000 रुपये यदि रेंट है और 25,000 रुपये ईएमआई है, तो आपका 10,000 रुपये बच रहा है। ये 10,000 रुपये यदि आप इन्वेस्ट करोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो उसके जो रिटर्न्स है वो 20 साल 25 साल के बाद में ये घर की जो वैल्यू होंगी उससे भी ज़्यादा आपको एक बड़ा कॉर्पस बना के दे देंगे। इतने लाख उतने लाख ऐसा आपको बताएंगे वो एक्सेल शीट में। लेकिन ये गलत है। मुझे ये बताइए, एक तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन तो आपको मैंने अभी बता दिया कि किस प्रकार से खुद का घर लेना फ़ायदे का है। ईएमआई उतना ही रहता है 20 साल तक, लेकिन रेंट बढ़ते रहता है। और रिटायरमेंट के बाद में आपको रेंट देना ही पड़ेगा, लेकिन रिटायरमेंट के समय पर खुद का घर आपका फ्री हो जाएगा, आप मुफ्त में जियोगे। और यही नहीं, आपकी जो दूसरी पीढ़ी है उसे भी ये घर मिल जाएगा। वो तो बिल्कुल, उसको तो फ़ायदे का ही है कि आपकी दूसरी पीढ़ी को घर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो घर तो उसके पिताजी ने ऑलरेडी लेके रखा है। वो तो मुफ्त में, पूरे जीवन भर उसको मुफ्त में जीना है उसी घर में। कोई लोन नहीं, कोई ईएमआई नहीं, कोई रेंट नहीं, कुछ नहीं। और उस समय पर आप सोचिए वो घर की वैल्यू कितनी बड़ी होगी। कुछ लाखों में लिया होगा, कई गुना और घर की वैल्यू बढ़ गई होंगी। तो खुद का घर लेना कितना फ़ायदे का है। और ये जो
अपमान रहता है, जो डिग्निटी रहती है जब हम रेंट के घर में रहते हैं, वो रहती नहीं है। हमेशा डर सा रहता है मन में, इनसिक्योरिटी रहती है अपने को और अपने परिवार को। इसीलिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि भले छोटा सा घर हो क्यों ना हो, 1 BHK हो, आप ले लो। 2 BHK चाहिए मुझे, 3 BHK चाहिए मुझे, लैविश घर चाहिए मुझे, बड़ा घर चाहिए, उसमें इतना इंटीरियर चाहिए, ये दिमाग से आप निकाल लो। खुद का घर खुद का होता है, छप्पर आपका खुद का होना चाहिए। फिर छोटा सा क्यों ना हो, शहर से थोड़ा सा दूर जाओ तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। शहर के बीच में लोगे तो बहुत महंगा गिरेगा। लेकिन कुछ लोग गड़बड़ ये कर देते हैं। एक कहावत आपको मैं बताता हूँ, पुरानी कहावत है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। ये जो फिलॉसफी है बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आपका पगार एक लिमिटेड है, तो उस पगार के हिसाब से आप घर लो ना। पगार समझ लो 30,000 है और EMI जा रहा है 20,000, 25,000, घर का खर्चा आप कैसा करोगे? फिर आप जाओगे फाइनेंशियल स्ट्रेस में, क्योंकि ये EMI भरते भरते आपको बहुत दिक्कत जाएंगी, रात की नींद हराम हो जाएंगी। ये क्यों होता है? जब आप आपकी चादर से भी ज़्यादा पैर बाहर फैलाते हो। अरे भाई थोड़ा छोटा कर लो, शहर से थोड़ा सा दूर लो, तो आपके बजट में घर मिलेगा, EMI उसका कम गिरेगा। शहर के बीच में लोगे, बड़ा घर लोगे तो EMI और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा जाएगा। फिर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में जाओगे, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस में जाओगे। लोग डरते इसीलिए है क्योंकि ताकत से ज़्यादा बड़ा घर ले लेते हैं और बाद में जाते फाइनेंशियल स्ट्रेस में, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोन रिपे कर नहीं सकते, फिर बैंक उसको अटैच कर देती है। ये गलती उनकी खुद की है। बड़ा घर चाहिए, लैविश घर चाहिए, प्राइम लोकेशन पे चाहिए, ये चक्कर में चद्दर से ज़्यादा बाहर पैर फैला देते हो, ताकत से ज़्यादा बड़ा घर ले लेते हो, EMI भर नहीं सकते और फाइनेंशियल क्राइसिस में जाते हो। अरे बच्चों की फीस भी भरना है, घर भी चलाना है, थोड़ा लाइफ एंजॉय भी करना है, घूमना भी है, उसके लिए भी पैसे बचा के रखो। अपने कमाई का 25-30% अगर आप EMI में जा रहा है तो दैट इज़ गुड, यू आर इन अ कंफर्ट जोन। लेकिन ये EMI अगर आपका 60% तक जा रहा है, 50%, 60% के बीच में जा रहा है, तो आप डेंजर जोन में हो, रिस्क में हो। तो इसका मतलब आपने अपनी ताकत से ज़्यादा महंगा घर ले लिया है। मेरे ये पॉइंट्स याद रखो। खुद के घर में ही रहो, भले छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बजट देख के करो, पगार देख के करो, कम अमाउंट EMI में जाना चाहिए। लेकिन कोई कहता है कि अरे खुद के घर में क्या रहता है, रेंट के घर में रहे, तो उसको ठीक है, आपका डिसीजन आपका, मेरा डिसीजन मेरा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आपके विचार क्या है। मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स को और हो सके तो आपको फीडबैक भी दूंगा। मेरे इस कोशिश को, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सेविंग बाबा, सेविंग्स के टिप्स के ऊपर मैं थोड़े से वीडियोस बनाऊंगा और डालूंगा ये यूट्यूब चैनल में। शायद इसका कुछ आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। धन्यवाद।